तक पहुंच चुके हैं और शास्त्री जी द्वारा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी यहाँ स्वयं उपस्थित की और अग्रसर यह दृश्य सर इनको बोल दो सिक्योरिटी वाली निर्माण कार्य तैयार क्यों हो गया सर सामने सर सामने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह स्मृति पटल के रूप में यह पश्मीना शॉल और उसके साथ माता भगवती की, मां वैष्णो देवी की यह प्रतिमा। कि बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए किए जाने वाले इस पवित्र कार्य के लिए कोई न कोई तो मिलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हरदीप सिंह पुरी जी से मिलिए और इस कार्य को वो पूरा कराएंगे। और मैं आभारी हूँ हरदीप सिंह पुरी जी का और चेयरमैन ONGC डॉक्टर अरुण कुमार जी का, जिन्होंने बिना विलंब किए हुए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदार मन से 51 करोड़ रुपए इस भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। तो मेरी तलाश पूरी हुई, आज कार्य प्रारंभ हुआ है। और इतना ही नहीं मित्रों, मंत्री जी ने कहा कि भाई देश भर के श्रद्धालु आते हैं। मैं जानता हूं कि यात्रा में कठिनाई बहुत है, जैसा आपको बताया गया लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम रास्तों में देश के कोने कोने से, बल्कि देश के बाहर से भी लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही वक्त है, सही वक्त है मनोज जी, और भी जो चाहिए वो ले लीजिए ताकि पूरी यात्रा सुगम हो जाए। तो मैं फिर से एक बार मंत्री जी का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आगे मैं बताऊंगा कि और क्या क्या मैं लेने वाला हूं। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है कि वह लोग दिव्य पुरुष होते हैं जो तीर्थ स्थानों की पवित्रता के लिए काम करते हैं। और एक संस्कृत का श्लोक है, स्वयं ही तीर्थान पुनंत संतः। भगवान शंकर की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए आज बहुप्रतीक्षित यात्री निवास के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से ऑयल नेचुरल गैस कमीशन द्वारा शुरू हो रही है। मैं इसे दैवी कृपा ही मानता, क्योंकि जो श्रीनगर में भवन बन रहा, मैं चिंतित था, जमीन मिल गई थी, मैं भी उस समय भी तलाश कर रहा था। तो मेरे सामने बैठे हैं मुकेश गर्ग साहब, 65 करोड़ रुपए इन्होंने उस भवन के लिए दिया। वो कार्य तेज गति से चल रहा और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वहाँ यात्री निवास के साथ साथ बाबा अमरनाथ की एक रेप्लिका, भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर और एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि यात्रियों को, भक्तों को बड़ी सुविधा होगी। और केवल 2-3 महीने नहीं बल्कि वर्ष भर जो आएगा, अगर सही प्रत्यक्ष बाबा अमरनाथ का दर्शन नहीं करेगा तो उनकी रेप्लिका का दर्शन जरूर कर पाएगा और अगले साल वो काम पूरा हो जाएगा। ये बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद मैं मानता हूँ। हरदीप सिंह पुरी साहब तथा ONGC के चेयरमैन साहब के प्रति अपनी ओर से नहीं बल्कि देश के करोड़ों भक्तों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें लगभग 2500 तीर्थयात्रियों के रुकने का प्रबंध होगा और मैं
कल चर्चा कर रहा था जम्मू के कई प्रबुद्ध नागरिकों से, तो उन लोगों ने कहा कि साहब जब इतना बनी रहा है तो भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर भी बनना ही चाहिए। तो जम्मू के लोगों की इच्छाओं का आदर करना मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है। इसकी डिजाइन स्कूल ऑफ प्लानिंग तथा आर्किटेक्चर नई दिल्ली में तैयार की है, जो निर्धारित है 1.5 वर्ष में बन करके तैयार होगा, इसकी कोशिश होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तीर्थ का मतलब होता है घाट घाट का एक प्रतीक है, यानी ऐसी जगह जहाँ से इंसान अध्यात्म की दरिया में उतरता है। बाबा अमरनाथ का तीर्थ स्वयं भगवान शंकर के प्रताप में लीन होने का अवसर होता है, और इसलिए तीर्थ से जुड़ी जो भी चीजें हैं जैसे यात्री निवास है, ये कोई साधारण भवन नहीं है, और इसलिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण को किसी अन्य निर्माण की तरह लेने की जरूरत भी नहीं। हम सब कोशिश करेंगे। और एक सूत्र है जिसमें कहा है चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक गुरु उपाय शरीरम भवे, अर्थात चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है तथा गुरु उपाय। अब देखिए पिछले 8-9 वर्षों में देश में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। मैं कहूँ कि एक तरह से आध्यात्मिक पुनरुत्थान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। और मैं देश के दूसरे हिस्सों की बात नहीं करना चाहता, यहीं की अगर मैं बात करूं तो कल श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य जी ने पीतलवाल में मां शारदा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, और लंबे समय से मां शारदा के भक्तों की जो इच्छा थी वो कल पूरी हुई। आज पूरी सड़क की DPR बनवा दी है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़क के बनने के बाद 4-5 साल लगेगा। संगम टाप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे, और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। इस ईश्वरीय कार्य तथा मानव कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं एक बार पुनः हरदीप सिंह पुरी साहब का और ONGC के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई जम्मू कश्मीर छुएगा ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नए गौरव को भी प्राप्त करेगा। परसों का भी निमंत्रण मैं मौखिक रूप से आप सबको दे रहा हूँ। परसों 9:30 बजे तिरुपति बालाजी के मंदिर का लोकार्पण होगा, आपको समर्पित किया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि परसों भी 8 तारीख को भी आप सब आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बर्फानी बाबा भोलेनाथ के। तो ये जो अभी आपने आदरणीय मनोज सिन्हा जी से सुना, इसको हम क्रिकेट में फिक्स्ड मैच कहते हैं। फिक्स्ड मैच का मतलब है कि उसका नतीजा पहले पता होता है। देखिए, मेरे लिए पर्सनली मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत मेरे लिए एक ऐसा मौका है जो मेरी मेमोरी में हमेशा एक्स्ट रहेगा। मैं आ ही रहा था जम्मू, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था। हमारे जो 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यक्रम है 9 साल के, उसके बारे चर्चा करने मैं अगले भी कुछ दिनों में फिर आने वाला हूँ, 16, 17, 18, 19 को एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। और जब मनोज जी का फोन आया कि आप आ ही रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में भी जुड़िए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी से। जब मैंने इस पे जांच की और मैंने कहा भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहते हैं, इसकी शुरुआत जब हुई, मैं उस समय जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत था या स्थायी प्रतिनिधि था,
तो मुझे इसके बारे कुछ जानकारी है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी हमारा थोड़ा हाथ था। सोली सौरभ जी थे उस समय सब कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। तो ह्यूमन राइट्स की जब चर्चा होती थी तो कहते थे कि ये ह्यूमन राइट्स किसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि स्टेट को हमेशा ऑल पावरफुल माना जाता है और इंडिविजुअल को बड़ा वीक माना जाता है। तो क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कौन करता है? स्टेट करती है। ये पुरानी थिंकिंग है ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंस की। और फिर शुरू हो गए, ये पहुंचती पहुंचती ये चीज चल गई कि इंडिविजुअल में अलकायदा पैदा हो गया, नॉन स्टेट एक्टर पैदा हो गए, उन्होंने आतंकवाद शुरू कर दिया। तो ये जब डिबेट बढ़ रही थी तो फिर ये आइडिया आया कि जो हमारे सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ छोटी परसेंटेज, शायद 2% है, उसको अलग रख के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR में प्रोजेक्ट लेने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये शुरुआत हुई है बहुत गलतफहमियां रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये CSR ऐसी चीज होती है जिसमें वो केंद्रीय मंत्री जो होता है वो इशारा कर देता है किसी को कि ये कर दीजिए। असलियत ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो तो किसी को भी इशारा करने की जरूरत नहीं होती। जो आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप यहाँ पे 400 हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं हर वर्ष, मुझे कहा गया कि 4 से 6 लाख आते हैं, उनके लिए जो आप रहने की व्यवस्था बना रहे हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी होगा, 54 कमरे होंगे, 18 डॉर्मेटरीज होंगी। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं समझता हूं उसमें इनबिल्ट मोमेंटम होता है। जब मैंने पता किया, जब मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था, मैं पूछा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? ऐसा नहीं, हाथ तंग नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है, मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं। और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप 4-5 महीने। पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करें, तो मैंने आपको मैं यहाँ ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहाँ, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। ये तो विश्वनाथ, वो तो काशी में हुआ काम, पर मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ ये शेयर करते कि मेरी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने वो जो बोट्स हैं उनको सबको CNG में कन्वर्ट कर दिया। और पीछे एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं भी गया था, जो सारी घाट्स की ब्यूटिफिकेशन हुई है एटसेट्रा, तृतीया घाट और बाकी लेके, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, न्यू अमेनिटीज एट केदारनाथ टेम्पल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम इन नाथद्वारा राजस्थान, कनेक्टिंग रोड फॉर 4 धाम ऑफ उत्तराखंड, श्री रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्विटी इन हैदराबाद, पूजा ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग was done in Shaivite Padati। अब देखिए, एक तरफ है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय हमारी विश्व भर में हमारी इकोनॉमी 10वें स्थान पे थी। 2014 से आज तक हम 10वें स्थान तक से निकलते 5वें स्थान पे आ गए और हमारी इकोनॉमी $3.83 ट्रिलियन है। पर हमसे 2 आगे जो इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, जो हमारी लेटेस्ट फिगर है, तो हमें
चौथे स्थान और तीसरे स्थान पे जाने में कुछ ही महीने लगेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकी बाहर से जो असेसमेंट्स आ रही हैं अभी पीछे हाल में, मॉर्गन स्टैनली एटसेट्रा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं एक अपनी तरफ से आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें एक विकसित देश बनना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति के साथ काम हो रहा है, हम विकसित देश 2047 से पहले ही बन जाएंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हमें जो अपना कॉलोनियल माइंडसेट है उससे छुटकारा लेना है। देखिए, बकायदा हमारी 2047 में वी मे बी ओनली 100 years old एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पर हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ये 5000 या 7000 वर्ष पुरानी है। दो दुनिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जैसे चीन की सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया में, वेस्ट एशिया में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीनों में से हमारी एक लिविंग सिविलाइजेशन, हम वाराणसी जो 1000 वर्ष पुराना शहर है उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी के हम फीचर्स दे रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि कई हम में से हमारी जो सिविलाइजेशनल इथॉस है कई हजार वर्ष की, उसको हम डिफाइन करते हैं 190 वर्ष जो हम कॉलोनियल डोमिनेशन में रहे। सन 1700 में जब मुगल एम्पायर का समय था, उस समय कुछ हमारे व्यापारी लोग ऐसे थे जिनको मुगल एम्परर ने जगत सेठ का टाइटल दिया। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि 1720 में जगत सेठ की जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी वो यूके की इकोनॉमी से बड़ी थी। वहां से शुरू होती है बात। 1750 में एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने रिसर्च की है, उनका नाम है एंगस मैडिसन। उन्होंने कहा कि 1750 में, 1750 का हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि 1757 बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1750 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया के जीडीपी में 25% से अधिक कंट्रीब्यूट करती थी। और आया फिर उसके बाद 190 साल का ये कॉलोनियल डोमिनेशन, अंग्रेजों की हुकूमत, और हम 25% से गिरते 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 सिंगल डिजिट में आ गए। और सिंगल डिजिट में भी आके हम 1947, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम हो रहा है, हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पे है। 5वें स्थान पे आने में हमने किसको ओवरटेक किया? उन्हीं लोगों ने को जिन्होंने हम पे 190 साल की हुकूमत की। और अभी जाते जाते हम विश्व भर में 3रे स्थान पे आने, हमारी अर्थव्यवस्था जो हो 3रे स्थान पे होगी। पर साथ साथ हमारी जो सिविलाइजेशनल इथॉस है उसको हम रिक्लेम कर रहे हैं। राजपथ पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है, वहां नेताजी का स्टैचू है। और आप में से जिन्होंने नई पार्लियामेंट देखी है, अभी तो अब अगला सेशन वही होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है आप सबको मौका मिलेगा। आप सब को बहुत खुशी होगी देख के, क्योंकि ये जो हमारा नया पार्लियामेंट है जो अगले 50, 100, 150 वर्षों के लिए बना है, देखिए जो अभी का पार्लियामेंट है वो 1926 में उसका उद्घाटन हुआ था। और जिन्होंने बनाया था उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी। ये कॉलोनियल पावर की असेंबली के लिए पार्टी थी। और जो उसके बाद आए, बड़ी बात चर्चा हुई कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, पर जब तक मोदी जी ने दायित्व संभाला कुछ हुआ नहीं। और अब ये किया, उसको आप जाके देखेंगे, वो हमारी हिस्ट्री, कल्चर, देश भर से जो काम हुआ है वहां पे दिखाई देगा। तो आपको मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने मुझे इसमें शामिल किया, क्योंकि मैं एक ऐसा कार्यक्रम में जिसमें अरुण जी और मैं हमेशा शामिल होना चाहते हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे ही आपके और जो प्रपोजल्स आएंगे हम उन पे काम करके, और आपके यहाँ जो 4 से 6 लाख पिलग्रिम्स आते हैं उनके लिए और भी सुविधा लाने में ONGC और हमारे OMCs की पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।